हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पेपर वन को ही डिस्कस करेंगे और पेपर वन में जो सेकंड टॉपिक है हमारा फंक्शंस का, उसको डिस्कस करेंगे। ये मैथ 9709 का कोड है इसका सब्जेक्ट का। और जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्रीवियसली हमने क्वाड्रेटिक्स को डिस्कस किया था और अब हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये सेकंड टॉपिक है इस सेशन का हमारा। सबसे पहले तो हम इसका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है फॉर टिल 2025 तक। तो इसमें इस सिलेबस में अगर आप देखें तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द टर्म्स फंक्शन एंड देन डोमेन, रेंज, वन वन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। इन सब को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड देन हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप कंपोजिट फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं और सिंपल फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। और इनवर्स फंक्शंस की भी डोमेन और रेंज को भी हम डिस्कस करेंगे। बट इसमें ये चीज़ याद रखें कि जो आप ओ लेवल में पढ़ते रहे हैं वो आप लीनियर फंक्शंस के इनवर्स फाइंड करते थे, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के इनवर्स फाइंड नहीं करते थे। ये देखिए, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब ये हमने इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है और इसी तरह की कंपोजिट फंक्शंस का भी इन्वर्स फाइंड करना है। देन अब हमने ये देखना है कि इन्वर्स फंक्शन फाइंड किस तरह करते हैं और वन वन फंक्शन क्या होते हैं। बाकी टाइप्स को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ वन वन फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वन वन फंक्शंस का इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं, फिर उसकी डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइंड करते हैं। देन हम ग्राफ्स को भी देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है फॉर वन वन एंड फॉर इनवर्स फंक्शन, और ग्राफ को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने। अब इस टॉपिक का जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन। मतलब फंक्शंस के अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें मोस्टली हमारे पास ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच, ये तीन टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है। यूजुअली जो अभी बिल्कुल फ्रेश हैं उन्होंने स्ट्रेच को कॉन्सेप्ट शायद ना पढ़ा हो, क्योंकि ये इनलार्जमेंट के नाम से है। इनलार्जमेंट थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम थोड़ा सा स्ट्रेच को देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको सिंपल फॉर्म में हम स्ट्रेच को डिस्कस कर सकें। ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन से आप सब फेमिलियर हैं, लेकिन हम फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि फंक्शंस में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ क्या है। इसी तरह अब ये यहाँ पे देखें, क्वेश्चंस में इन्वॉल्व अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अदर ग्राफ्स विद गिवन फीचर्स। सो अब ये चीज़ें देखिए, थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया है इस कॉन्सेप्ट को कि ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और स्ट्रेच को अब हम फंक्शंस के इन कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है फंक्शंस, हम इसकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें जो आपको अगर ओ लेवल में समझ नहीं भी आई, ये इस वक्त आपके माइंड में नहीं है, वो सारी भी रिवाइज हो सकें। तो फंक्शंस, सबसे पहले तो फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस हमारे पास ये है कि फंक्शंस रिलेट्स इनपुट टू द आउटपुट। फंक्शन में बेसिकली तीन ही चीज़ें हैं, इनपुट, इनका रिलेशन या ऑपरेशन, रिलेशन और आउटपुट। ये तीन ही चीज़ें किसी भी बेसिक फंक्शन में होती हैं। रिलेशन स्लैश आउटपुट, और इसमें आप ऑपरेशन कह सकते हैं, ऑपरेशन, ठीक है। अब आपके ये देखें, इनपुट, आउटपुट और रिलेशन। अब इसमें जो आपके पास कुछ टर्म्स अभी हमने सिलेबस में भी डिस्कस की, कुछ टर्म्स थी, जैसे इनपुट के लिए वी कैन यूज़ द टर्म डोमेन, और आउटपुट के लिए वी विल यूज़ द टर्म रेंज। अब एक बेसिक सा फंक्शन लिखें, अगर हम y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये लीनियर फंक्शन है। सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज़ अ लीनियर फंक्शन। और अगर आप इसमें ये देखें कि हम इस फंक्शन को, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, तो प्लॉट किस तरह करते थे। प्लॉट इस तरह करते थे कि हम x की वैल्यूज़ इनपुट करते थे, x की वैल्यू इनपुट करते थे,
फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, मीन्स के लेट्स से इनपुट इज़ 2, तो हम 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, प्लस 3 करते थे, ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, और आखिर में हमारे पास एक आउटपुट आ जाती थी। सो हम फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, इनपुट रिलेशन विद द आउटपुट, इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट, ये तीन ही चीज़ें हैं जो फंक्शन के अंदर आपको मिलती है। ओके, अब आप इस एग्जांपल में भी देखें तो इनपुट को आप डोमेन कहते हैं, और अगर आप फंक्शन में देखें y = 2x+3, तो डोमेन आपकी x की वैल्यूज़ होती थी, बिकॉज x आपका हमेशा इनपुट होता था, इस वजह से हम x को डोमेन कहेंगे और y की वैल्यू को आप रेंज कहेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल सी बात होगी। इसमें डोमेन और रेंज के स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि डोमेन is the value of x, whereas the range is the value of y। आई होप कि ये यहाँ तक तो सबको क्लियर है, बिकॉज इसमें अभी तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट किसका डिस्कस किया है कि फंक्शन क्या होता है और डोमेन और रेंज क्या होती है। अब हम फंक्शन की जो डेफिनेशन है, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर मेंशन भी था सिलेबस के अंदर, सिलेबस में अगर आप देखें, अंडरस्टैंड द टर्म फंक्शन, डोमेन, रेंज, देन वन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शंस। इस वक्त हम इन तीन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ये जाएं कि फंक्शंस पहले क्या था, इनपुट, ऑपरेशन और आउटपुट। ये चीज़ हम प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन ये इसका आपने कॉन्सेप्ट रखना है। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, डोमेन रेंज का, वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। अब हम फंक्शन की एक और थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं फंक्शन के कॉन्सेप्ट में। ओके, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ये याद रखना है कि ऑल द इक्वेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस एक्सेप्ट फ्यू। और वो फ्यू क्या है आपके पास, इसके लिए दो कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है। पहली ये है कि एवरी इनपुट must have an output, every input must have an output। और सेकंड ये है आपके पास, every input must have one output। दोनों की एक बेसिक सी एग्जांपल दूंगा और इसी की बेस पे हम फिर डोमेन और रेंज को डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसकी बेस के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर। लेट्स से मैं आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल दूंगा, फिर हम इसकी आगे जाएंगे। एवरी इनपुट मस्ट हैव एन आउटपुट। अब इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि y = स्क्वायर रूट ऑफ x, अब अगर इसमें मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं तो y का आंसर क्या होगा, y विल बी अनडिफाइंड और मैथ एरर आएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव वैल्यू तो आपके पास मैथ एरर आएगा। इसका मतलब ये है, फॉर x = -1 देयर इज नो आउटपुट, so that is why this is not a function। ओके, और खैर ये हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन की जो डोमेन है वो हम इसी बेस पे डिसाइड करेंगे। बट राइट नाउ हर इनपुट की कोई ना कोई आउटपुट हो, और सेकंड ये है कि हर इनपुट की सिर्फ एक ही आउटपुट हो। अगर किसी इनपुट की दो आउटपुट हैं तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, स्पेसिफिकली वन फंक्शन नहीं कहेंगे। और वन फंक्शन क्या है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन राइट नाउ हमारा जो कंसर्न होगा, जिसकी बेस पे हम डोमेन और रेंज को डिसाइड करेंगे, स्पेशली डोमेन को, वो ये चीज़ होगी कि एवरी इनपुट मस्ट हैव एन आउटपुट एंड एवरी इनपुट मस्ट हैव वन आउटपुट। ओके, अब हम सबसे पहले तो हम लीनियर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है y = 2x+3, और अगर मैं इसमें आपको कहूँ, लेट्स से डोमेन इज बिटवीन 0 is less than and equals to x, less than and equals to let's say 5। This is the question now।
मैं लीनियर से स्टार्ट करूँ बिकॉज आप सब लीनियर से फेमिलियर हैं। इससे पहले चले इसमें हम एक और कंडीशन भी डाल देते हैं। ये अब आपके पास आपको बाउंड कर दिया कि आपकी डोमेन जो है वो क्या है, बिटवीन 0 एंड 5 है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज। अब हमें ये पता है कि रेंज क्या है। रेंज बेसिकली आपके पास द वैल्यू ऑफ y होती है। तो x की इन वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़, एक बात याद रखें कि जब भी आप रेंज फाइंड करें किसी भी फंक्शन का, फर्स्ट स्केच द ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को स्पेशली स्टार्ट में अगर आप याद रखेंगे तो ये कभी भी आपकी रेंज का आंसर, क्योंकि मोस्टली आप देखें पेपर के अंदर इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, कंपोजिट फंक्शंस को फाइंड कर लेते हैं, लेकिन डोमेन और रेंज में बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। सो इसमें ये चीज़ याद रखें कि रेंज के लिए आपने, जब भी आपको रेंज फाइंड करने का कहा जाए तो आपने पहले ग्राफ को स्केच करना है। तो अब आप उसके बाद आपने रेंज को बताना है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर आप ले लें, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब इसका हम ग्राफ स्केच करते हैं। हमें ये रेंज वैल्यूज़ गिवन थी डोमेन की 5, 0 से 5 तक हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा, बाय द वे, इसमें आप रफ ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ पेपर गिवन होगा या ग्राफ, जैसे आपको ओ लेवल में जहाँ जहाँ ग्राफ की ज़रूरत पड़ती थी आपको ग्राफ गिवन होता था। यहाँ पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट उस तरह से क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, बट आपने जब भी रेंज को बताना है तो रेंज के लिए आपने हमेशा पहले ग्राफ को स्केच करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करें। x की वैल्यू 0 पुट करें, सो 2 इंटू 0 प्लस 3, सो y की वैल्यू क्या आ गई 3। सो फॉर x इज इक्वल्स टू 0, 10, 15, फॉर x इज इक्वल्स टू 0, बल्कि इसको हम थोड़ा सा वैल्यूज़ को करेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स से दिस वन इज 2, 4, 6, 8 एंड लेट्स से 10। थोड़ा सा ग्राफ से आउट हो रहा है, बट इसमें एक्यूरेट ग्राफ इज नॉट द रिक्वायरमेंट। अब हमें ये पता चल गया कि फॉर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3। नाउ फॉर x इज इक्वल, अब हमने 0 को पुट कर लिया तो 3 आ गया आंसर। अब हम सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड है आपके पास x इज इक्वल्स टू 5। नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू 5, y will be equals to 2 into 5 plus 3, so it means this will be equals to 13। तो अब हम इनको पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 के लिए, y आपके पास क्या था 3, x की वैल्यू 5 के लिए, y आपके पास क्या है 13। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो इसमें आप देखें, x की वैल्यू 0 के लिए y इज़ 3 and x की वैल्यू 5 के लिए y is 13. It will be somewhere here. We can erase these values. Okay, it will be somewhere here. So it means that this is 13. So it means that this will be the line. As we know that it will be a straight line. So straight linear equation है और linear equation का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमें से वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स टू स्केच द ग्राफ। अब आप अगर इस कर्व को देखें और इस कर्व में आपको, हमें ये चीज़ पता है कि डोमेन जो है वो x की वैल्यूज़ है और डोमेन आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और डोमेन आपको इस केस में गिवन है 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू x, लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। रेंज क्या वैल्यू होती है? रेंज आपके पास y की वैल्यूज़ होती हैं। तो y की वैल्यूज़ के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें ये देखें, अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक आपके पास 13 है और सेकंड आपके पास 3 है। 13 and 3, which means that
रेंज आपके पास y की वैल्यूज हैं, एक ये है और सेकंड ये है। y की वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं 3 से, और 3 is also included and 13 is also included. It means that the value of range will be between 3 and 13. So this will be the range. Now you can clearly see that the question over here is डोमेन आपको गिवन है और रेंज आपने फाइंड करनी थी। तो रेंज के लिए हमने क्या किया, सिंपली हमने एक ग्राफ को स्केच किया और उसकी रेंज फाइंड कर ली। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, बट यहाँ से हमने लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड किया है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी यूज़ करेंगे। और यहाँ से आपको एक चीज़ का आइडिया हो रहा होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्वाड्रेटिक्स में भी यूज़ करेंगे। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से है कि जब आपके पास फॉर रेंज आपके लिए क्या करना है, नेवर एस्टिमेट द रेंज विदाउट sketching the graph. This is a very important point, और जो स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो करेंगे, चाहे आप रफ सा शॉर्ट सा रफ वर्क में बनाएं ग्राफ, चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके पास हमेशा जो रेंज है वो बिल्कुल ठीक फाइंड आउट होगी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर थी। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वाड्रेटिक को हम देखेंगे कि इसकी रेंज किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। सबसे पहले तो ये है कि नेवर एस्टिमेट द रेंज विदाउट स्केचिंग द ग्राफ। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फाइंड द रेंज। अब इसमें आपको एक चीज़ को माइंड में रखना है कि डोमेन आपके पास ये है। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम रेंज फाइंड करना चाहते हैं, तो रेंज फाइंड करने के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अब इसके दो मेथड हैं। एक पहला मेथड तो ये है कि जो आप जिस तरह ओ लेवल में करते थे कि एक टेबल बनाते थे, उसके अंदर आप रैंडम वैल्यूज़ पुट करते थे और फिर उन रैंडम वैल्यूज़ को यूज़ करके आप एक ग्राफ को स्केच करते थे, ग्राफ को प्लॉट करते थे। बट द थिंग इज़, वहाँ पे आपके पास जो ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी वो क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है, वो आपको वहाँ पे ग्राफ स्केच करने के मार्क्स थे। बट यहाँ पे आपको ग्राफ स्केच करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको रेंज फाइंड करने के मार्क्स मिलेंगे कि आप रेंज किस तरह फाइंड करते हैं। और अगर आप ओ लेवल के मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो आप काफ़ी सारा टाइम अपना इस क्वेश्चन पे यूज़ करेंगे। सो इसको आप अपने टाइम को सेव करने के लिए इस मेथड को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस के लिए ग्राफ को स्केच करें। तो इसका जो सबसे बेहतर वे है वो ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक्स का, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपने इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से स्केच करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को स्केच करने के लिए आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को हम यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ स्केच करते थे। और इसमें जो सेकंड मेथड चीज़ थी वो ये थी कि हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखते थे, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफ स्केच करना या कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में करना नहीं आता या उसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो आप क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक को दोबारा देखें। प्रीवियस लेसन जो हमारे थे उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं कि आप इसको शॉर्ट मेथड से, वहाँ हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि आप ओ लेवल का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और एक नया मेथड भी हमने वहाँ डिस्कस किया है। लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।
राइट नाउ हम जो इस क्वेश्चन है इसको तो हम कोशिश करेंगे कि कम्प्लीटली सॉल्व करें और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को भी इस क्वेश्चन में यूज़ करें। तो अब आप ये देखें तो हम तो फिलहाल इस तरह करते हैं कि ओ लेवल के मेथड से ही करते हैं। अगर इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, सो ए स्क्वायर प्लस 2a, अब हमें क्या चाहिए, b आपके पास इस केस में 1 होगा। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। आप 2x को ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में करना है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर अपनी मर्जी से लेकर आ रहे हैं तो माइनस 1 स्क्वायर भी करेंगे ताकि आपकी जो मेन इक्वेशन है उस पर इसका इम्पैक्ट ना हो। सो फाइनली आपके पास ये जो 3 फॉर्म्स हैं वो आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है। दिस विल बी इक्वल्स टू f of x is equals to a plus 1 whole square minus 1 plus 3, और हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो f of x is equals to x plus 1 whole square plus 2। ओके, ये तो हमने यहाँ तक हमने क्या कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया। मोस्टली आपको जो रेंज के क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको ये गिवन होगा कि आपने पहले क्वेश्चंस में आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना होगा, लिहाजा आप इसको इग्नोर करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते। देन हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आपके पास जो f of x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k की फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो ये जो a है आपके पास ये नेचर बता रही होती है कि आपका जो पैराबोला है वो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। सेकंड, आपके पास जो h और k है ये आपके पास वर्टेक्स बता रही होती है। खैर, इसको हमने बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। डायरेक्टली मैं यहाँ से वैल्यूज़ को चूज़ करूँगा। सो एच और के अगर आप वर्टेक्स पॉइंट देखें, सो वर्टेक्स पॉइंट आपके पास -1 और 2 बनते हैं, और अगर आप ए की वैल्यू देखें तो पैराबोला आपका इस फॉर्म में बनेगा, बिकॉज ए आपके पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो पैराबोला इस शेप का बनता है और नेगेटिव हो तो पैराबोला इस शेप का बनता है। अब हम इस ग्राफ को स्केच करेंगे, और इसको हम अगर स्केच करें, बाय द वे आपको इन लाइंस की भी ज़रूरत एज सच नहीं है, हम भी, क्योंकि इसको आप रफ सा भी स्केच करके इसका आप आइडिया ले सकते हैं। सो लेट्स से, लेकिन हम थोड़ा सा इसको नीटली करने की कोशिश करते हैं। x इज़ -1 पे y क्या है आपके पास, y आपके पास 2 है लेट्स से, और -2 -3। ओके फाइन। अब आप अगर इस कर्व को देखें तो इसको अगर आप स्केच करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो इस शेप का, आपके वर्टेक्स पॉइंट ये बनता है। अब वर्टेक्स पॉइंट अगर आपके पास ये है और पैराबोला की शेप भी आपको क्लियर है, तो आपका जो ग्राफ बन रहा है वो ये इस फॉर्म में बन रहा है। इसको अगर आप, बाय द वे इसमें y इंटरसेप्ट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि आपकी जो डोमेन है वो है आपके पास x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू -1। सो आपको ये तो समझ में आ गई कि आप ग्राफ में आपको इस पोर्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जिसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, इस पोर्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो आपके पास x इज़ लेस देन -1। सो आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो ये साइड है। अब ये आपकी रिक्वायर्ड जो, बिकॉज आपको डोमेन ये गिवन है तो आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी रेंज क्या होगी। ओके फाइन। अब हमें ये पता है कि रेंज क्या होती है। हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रेंज आपके पास वैल्यू ऑफ y
तो अगर हम इस यहाँ पे वैल्यू देखें, y की वैल्यूज़ क्या बनती हैं, y की वैल्यूज़ आपके पास ग्रेटर देन 2 बन रही हैं, बिकॉज अगर आप एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ लगाएं तो y की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 2 बन रही हैं। सो इसीलिए इस केस के अंदर आपके पास जो रेंज है, रेंज आपके पास क्या होगी, रेंज ही आपने फाइंड करनी थी, रेंज आपके पास क्या होगी, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2। ये आपके पास इसकी रेंज होगी। आई होप कि ये आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। एक और आई थिंक क्वाड्रेटिक्स की जो डोमेन और रेंज है, इसके कॉन्सेप्ट को एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज लीनियर का आई होप कि आप सबको क्लियर है। अभी हम क्वाड्रेटिक का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज। अब f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7, ये है आपके पास एक क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में कर लेते हैं। पहली चीज़ तो हम ये लिखेंगे कि फाइंड द रेंज फॉर, अब हम 3 डिफरेंट केसेस इसके अंदर देख लेते हैं। थर्ड केस, पहला ये है आपके पास जब आपकी डोमेन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 है। सेकंड है आपके पास जब आपकी डोमेन इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, एंड थर्ड है आपके पास जब आपकी डोमेन इज बिटवीन 0 एंड लेट्स से 3 है। तो इन तीनों केसेस को हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7 की फॉर्म को हम देखेंगे कि इन तीनों केसेस के अंदर आपके पास क्या बन रही है, डोमेन क्या बन रही है और रेंज क्या बन रही है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म है उसको हम स्किप कर सकते थे, लेकिन चलें हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें ये अगेन मैं इस चीज़ को बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट करता रहूँगा कि रेंज के लिए आपने हमेशा क्या करना है, स्केच द ग्राफ, नेवर एस्टिमेट द रेंज विदाउट स्केचिंग द ग्राफ। स्पेशली जब आप स्टार्टिंग फेज में इस टॉपिक के, तो उसमें तो आप बिल्कुल भी स्केच किए बगैर रेंज को एस्टिमेट ना करें। अदरवाइज बल्कि इवन आपको जब प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाए उसके बाद भी आपने ग्राफ के बगैर आपने रेंज को एस्टिमेट नहीं करना। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन था f of x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7। f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 7। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम बहुत ही डिटेल में प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को डायरेक्ट फॉर्म में लिखूंगा x माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस 7, एंड देन इसको मैं लिख सकता हूँ बिकॉज ये दोनों सेम है। यहाँ पे आई जस्ट नीड 2, ओके आई नीड 2 हेयर बिकॉज ताकि माइनस 4x बन सके। सो अब देखें तो x माइनस 2 ए स्क्वेयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये अपनी मर्जी से हम ऐड कर रहे हैं तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो अब आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन रही है, x माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 7। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास f ऑफ x क्या बन जाता है, x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 3। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें जो फॉर्म थी आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्टैंडर्ड x माइनस h होल स्क्वेयर प्लस k,
और इसमें आपके पास ए आपको नेचर बता रही थी, यहाँ पे इस केस में ए इज़ 1 बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है, सो इट मीन्स ए इज़ 1। इसको मैं इरेज कर दूँ, ये ना हो कि आप इससे कंफ्यूज हों। ए इज़ 1, ए पॉजिटिव हो तो पैराबोला इस फॉर्म में होगा, ए नेगेटिव हो तो पैराबोला इस फॉर्म में होगा। ये तो आइडिया होगा कि पैराबोला की शेप क्या होगी। सेकंड है आपके पास एच और के, जो वर्टेक्स पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट इस केस में या वर्टेक्स इस केस में क्या होगी, दैट विल बी 2 and 3। सो अब हम इसका ग्राफ को रफ सा स्केच करेंगे। प्रीवियसली तो मैंने कोशिश की थी ग्राफ पेपर के ऊपर स्केच करूं, लेकिन इस दफ़ा मैं इसको रफ सा स्केच करूंगा और इसको हम बार बार यूज़ करेंगे तीनों केसेस के लिए। अब फर्स्ट केस आपके पास क्या था, अगर हम क्वेश्चन पे दोबारा जाएं तो पहला आपका ये था फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेंज व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। फाइंड द रेंज व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। सो हम यहाँ लिखते हैं रेंज फॉर x is greater than and equals to 1। अब अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करें तो इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करने से आपके पास ये क्या बनेगा, तो ये आपने एक फॉर्म बना दी, ओके। और वर्टेक्स आपके पास थी, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करते हैं, ओके। अब आपके पास ये फॉर्म है और पॉइंट 2 and 3, 2 and 3। सो 2 and 3 पे आप देखें तो आपके पास ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया, और सेकंड आप देखें तो आपके पास पैराबोला की शेप आपके पास ये है। आई होप कि इट इज़ क्लियर। और इसमें आपके पास अब आप देखें तो आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है, रिक्वायर्ड कर्व है, वो कौन सी शेप है। अब आप देखें एक्स आपके पास, मैं ज़रा इसको पैराबोला को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये आपके पास बाय द वे शेप कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा पैराबोला ठीक नहीं बन रहा, लेकिन इस साइड को दोबारा स्केच करें, ओके। ये आपके पास अब आपकी डोमेन आपके पास क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। सो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि आपका रिक्वायर्ड कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेट मी चेंज द कलर सो आपको ये क्लियर हो कि इस पॉइंट से ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है, और इसके लिए आपने x की वैल्यूज़ y की वैल्यू सर्च करनी है। सो आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो आपके पास ये बन रहा है, इसके लिए आपने डोमेन सर्च करनी है। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास डायरेक्टली y की वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। y की सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है, वो है आपके पास 3। सो आप इस केस में कहेंगे कि फॉर x is greater than and equals to 1, range will be y is greater than and equals to 3। अब यहाँ पे equals to भी था तो इसलिए हम 3 को इंक्लूड करेंगे। तो आपकी जो रेंज आ रही है वो मिनिमम मतलब वैल्यूज़ 3 से ज़्यादा ही आएंगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, आपको ग्राफ से भी पता चल रहा है कि अगर आप इसमें 1 भी पुट करेंगे वो भी ग्रेटर देन 3 ही आएगा। तो मिनिमम 3 से वैल्यूज़ ग्रेटर ही आएंगी अगर आप x की वैल्यू 1 से ग्रेटर पुट करेंगे। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को पुट करके। अब सेकंड पार्ट आपके पास क्या था, हम इसी ग्राफ को और इसी कर्व को यूज़ करते हैं। सेकंड आपके पास था फॉर x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। अब लेस देन एंड इक्वल्स टू की जब बात करेंगे तो लेस देन एंड इक्वल्स टू में
आपके पास लेस देन एंड इक्वल्स टू की जब हम बात करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि हमने 1 से लेस की बात कर रहे हैं। सो 1 से लेस का मतलब ये है कि आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो आपके पास ये फॉर्म होगी। ये जो फॉर्म है आपके पास, ये आप इसके लिए अब आप फाइंड करना चाह रहे हैं 1 से लेस। तो 1 से लेस के लिए आपको 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आप f ऑफ x में पहले 1 को पुट करें तो देखें y की वैल्यू क्या आती है। x की जगह आप 1 पुट करें, सो आपके पास दिस विल बी -1 स्क्वायर प्लस 3, सो 1 प्लस 3। तो f ऑफ x आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ 4 हैं। सो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो ये पॉइंट है यहाँ से ऊपर की वैल्यूज़ आ रही हैं। सो इसका मतलब ये है कि रेंज विल बी y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट के लिए आपके पास y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3, सेकंड के लिए y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4। ये दो डिफरेंट रेंज आ रही हैं। डिपेंड ये कर रहा है कि आपकी डोमेन क्या है। अब आपके पास फंक्शन है, आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। और हम इसका अब थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस क्या था, जो इसका थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, वो था कि 0 और 3 के दरमियान क्या है। सो लेट्स डिस्कस दिस वन ऑल्सो, कि आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट ये था कि फाइंड द रेंज फॉर x is 0 and 0 is less than and equals to x which is less than and equals to 3। तो पहला काम हमेशा अगेन हम यही करेंगे कि हम एक ग्राफ को स्केच करेंगे। अब अगर आप ग्राफ को स्केच करें तो ग्राफ को स्केच करने के लिए अब इस केस में आपको y इंटरसेप्ट भी चाहिए। तो लेट्स से आपके पास दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3 और ये आपके ग्राफ की वर्टेक्स है। इसका स्टैंडर्ड आपको पता है वो ये है। अच्छा, इस केस में आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड करने से आपको दूसरी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड रेंज भी आ जाएगी। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 पुट करते हैं। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे इस केस में, तो दिस विल बी -2 होल स्क्वायर प्लस 3, सो विच मीन्स दैट 4 प्लस 3 इट मीन्स 7। सो इसका मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट विल बी 7। तो आपका ये जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप का बन रहा है। अब हम आते हैं, अच्छा अब हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई कि x0 के लिए y की वैल्यूज़ आपके पास 7 है और x3 के लिए अब हम ये देखते हैं कि y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा ग्राफ को क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब x3 के लिए y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप x इज इक्वल्स टू 3 पुट करें अपने ग्राफ में। तो f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये आपके पास आ रहा है 4, बिकॉज ये इस तरह है 1 स्क्वायर प्लस 3, सो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब हम अपनी डोमेन को हमेशा रेंज फाइंड करने के लिए हमेशा आपने डोमेन को कंसिडर करना है। डोमेन आपके पास बिटवीन 0 एंड 3 आ रही है, ठीक है, 0 एंड 3 आ रही है। तो इसका मतलब ये है
कि आपका जो रिक्वायर्ड कर्व है वो आपके पास ये है, ये आपका रिक्वायर्ड कर्व है। बिकॉज इसका मतलब ये है कि फॉर 0 से लेके 3 तक जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो आपके पास ये आ रही हैं। आप बाकी सारों को इग्नोर करेंगे। अगर लेट्स से मैं इसको इरेज भी कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कर्व ये आ रहा है। अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर आप ये देखें तो आपके पास y की वैल्यू, बिकॉज हमें ये पता है कि रेंज आपके पास क्या होती है, रेंज आपके पास y की वैल्यूज़ होती हैं। सो रेंज आपके पास अगर y की वैल्यूज़ होती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू y की 3 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 7 आ रही है। सो इस केस में आपकी जो रेंज होगी, लेट मी राइट हियर, रेंज ऑफ f of x for 0 is less than and equals to x which is less than and equals to 3, रेंज आपके पास क्या होगी, दिस विल बी बिटवीन 3 and 7। अच्छा, अब इसमें आपने ये देखना है 0 के लिए वैल्यू 7 थी तो आप 7 को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ये आपके पास दिस सिंबल विल शो यू कि आपके 0 इंक्लूडेड है, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि 3 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, इस इनपुट के अंदर। तो इसीलिए आप इसमें ये आपकी क्या होगी, डोमेन होगी फाइनल। इसमें एक मिस्टेक है और वो ये है कि डोमेन को आप हमेशा y से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। और यहाँ से आपको आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड करते हैं। और अभी तक हमने इसमें आज हमने डिस्कस क्या किया है, थोड़ा सा इसका रैप अप कर लें क्विक। सबसे पहले तो हमने फंक्शंस को डिस्कस किया, फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन को हमने टच किया। उसके बाद हमने डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि डोमेन और रेंज क्या होती है और किस तरह फाइंड करते हैं। और डोमेन और रेंज हमने दोनों केसेस के लिए देखा कि जब आपके पास लीनियर फंक्शन थे और जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन थे। मोस्टली आज हमारा फोकस डोमेन और रेंज पे था। और डोमेन आपके पास इनपुट होती है, रेंज आपके पास आउटपुट होती है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था नोट करने वाला वो ये था कि नेवर एस्टीमेट, और ये जब हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे तब भी मैं आपको बार बार ये वाला पॉइंट स्पेशली बार बार रिपीट करूंगा, नेवर एस्टीमेट द रेंज without sketching the graph। आई होप कि अब ये क्लियर है आपको। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू फंक्शंस, डोमेन और रेंज। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। बट आपने ये जो पॉइंट है रेंज के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, अगर आप स्केच करके ग्राफ की रेंज फाइंड करने की हैबिट बनाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। और स्केच में आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ओ लेवल का मेथड यूज़ नहीं करना, बिकॉज ग्राफ इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट हेयर। यहाँ आप रफ सा भी ग्राफ्स बनाएंगे और फिर स्केच करेंगे तो फिर आपको कभी भी इशू नहीं होगा। सो थैंक यू।